पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं फरीदाबाद से बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद में बच्चों की जान से खिलवाड़, क्यों हम ये कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं। पाबंदी के बावजूद मदरसे में पढ़ाई की करवाई जा रही है। एक ही कमरे में करीब 35 से 40 बच्चे दिखाई दिए। न मुंह पर मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही थी। 1 महीने से घर के अंदर चल रहा था मदरसा, नजदीक में ही थाना, फिर भी पुलिस अनजान। क्या ये मुमकिन, मुनासिब? इन तमाम सवालों के बीच में हम कहने को मजबूर कि यहां पर पूरे तरीके से मजाक बनाया जा रहा है नियमों का, और फरीदाबाद में बच्चों की जान से हो रहा खिलवाड़। पाबंदी के बावजूद मदरसे में पढ़ाई करवाई जा रही थी। एक ही कमरे में करीब 35 से 40 बच्चे यहां आप देख भी पाएंगे। न मुंह पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग। 1 महीने से घर के अंदर मदरसा चल रहा था। रुक कर लेते हैं, संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, अपडेट चाहेंगे इस खबर पर। नियम कायदा कानून कोरोना के इस दौर में ये कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और पढ़ाई डिजिटली करेंगे, लेकिन मदरसे बस दस्तूर जारी है, और उसका एक एग्जाम्पल ये यहां पर दिखा। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की जो घटना है पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि जो भी नियम कायदे बनाए गए थे लॉकडाउन के दौरान, स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे, उसके बावजूद जिस तरह से फरीदाबाद में ये मदरसा चल रहा था वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस मदरसे के नजदीक ही जो है पुलिस चौकी बनी हुई है। उसके बावजूद भी कभी भी इन लोगों का ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए इस मदरसे में आते हैं। लेकिन जब शुरुआत में जब कम बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इन बच्चों की संख्या बढ़ी तो आसपास के जो लोग थे उनकी नजर इस पर पड़ी, और उसके बाद जब लोग इस घर के अंदर गए तब जाकर देखा कि यहाँ पर करीब एक कमरे में ही 35 से 40 जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद ना सिर्फ स्थानीय लोगों ने इसका एक वीडियो बनाया, बल्कि वो वीडियो वायरल भी हुआ, और उसके बाद जो है अब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा है, और पुलिस इसमें पूरी जांच जो है वो कर रही है कि आखिर कितने दिन से ये बच्चे आ रहे थे और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जो इन बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अब उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये जो पूरा वीडियो है ये फरीदाबाद पुलिस को मिल चुका है। फरीदाबाद पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। बेहद शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मदरसे में पढ़ाई करवाई जा रही थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पानीपत के बिंछौल गांव के 3 बच्चों की मौत के मामले में इंसाफ मांगने पर ग्रामीणों को लाठियां मिली। ग्रामीणों को जीटी रोड से हटाने पर पुलिस ने पहले पानी की बौछार की और फिर लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से खदेड़ा। वहीं ग्रामीणों की तरफ से पथराव किया गया। बिंछौल गांव के 3 बच्चों की हत्या का आरोप ब्लीच हाउस के मालिकों व वहां काम कर रहे लोगों पर लगाया गया। वहीं ग्रामीण आरोप लगाते हुए रोड जाम करने पहुंचे। लोगों का आरोप है कि पुलिस अब तक किसी को पकड़ नहीं सकी। ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने जीटी रोड पर जाम लगा दिया। इसके बाद जाम यहां पर पूरे तरीके से दिखाई भी दिया। गाड़ियों का रूट डायवर्ट करके निकाला गया। कुछ ही देर में पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। वाटर कैनन और पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि रोड खाली करवाने को लेकर ग्रामीणों ने बहस शुरू कर दी थी और पथराव भी किया। इसके बाद पानी की बौछारें कर लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा। इसमें ग्रामीण और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कई गाड़ियों को कब्जे में लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी तादाद में पुलिसकर्मी और उसके साथ साथ ग्रामीणों को यहां से खदेड़ते हुए आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि बहुत सी चप्पलें और जूते उन लोगों के जो यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे छूट भी गए। जब वो यहां से भागे तो उस दौरान कई लोगों की चप्पलें, कई लोगों के जूते तक छूट गए। पानी की बौछारों के बीच में ये लोग हटने को मजबूर भी हुए। 10 पुलिसकर्मियों को, और आपको बता दें कि चोटें भी आई और साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें भी चोटें आई। जा रहा गांव बिंजौल में 3 बच्चों की हत्या कर दी खेत मालिक ने और उसकी मां ने। माँ बेटे ने उसकी हत्या करवा दी गांव बिंजौल में। और डाई हाउस में जो डाई हाउस का मालिक है वो बढ़िया है, उन्होंने मतलब बच्चे मार का ओद के अंदर डाल दिए। आज फिर मैं सहयोग मांगता हूं मीडिया का कि जो सरकार ये कहती है हम सबके साथ हैं, वो सरकार जिसमें आईजी से बात हो चुकी है, सीएम खट्टर साहब से बात हो चुकी है, वो जिसमें पर्चे कट चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, सब काम हो चुके हैं, लेकिन दोषी आज भी खुले घूम रहे हैं। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, इतना सीधा आप जानते हैं कि इतना सीधा वो केस नहीं है कि एकदम हम ये कहते हैं ये मर्डर है या ड्राउनिंग है। उसमें कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स हमारी आनी है, एफएसएल से आनी है।
तो 10 पुलिसकर्मी और 20 प्रदर्शनकारी इस दौरान घायल हुए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, खबर एसवाईएल से जुड़ी। एसवाईएल पर हरियाणा के डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर हमला बोला, हरियाणा के कांग्रेसी नहीं चाहते कि पानी मिले। कुल मिलाकर एसवाईएल का मसला ऐसा मसला जिस पर सियासत भी हुई, विवाद भी पनपे और लगातार यही स्थिति बनी हुई है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि आप आपस में बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाएं और अगर आप ये करने में समर्थ नहीं है तो फिर इसमें इंटरवीन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। बहरहाल दुष्यंत चौटाला निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि कोर्ट ही इस बाबत फैसला सुनाए। कांग्रेसी जितने हैं इनकी आज की नहीं पुरानी आदत है कि हरियाणा में पानी न लाया जाए और इसका उदाहरण तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जाकर एंटी एसवाईएल जो उनका घोषणा पत्र था उसको लॉन्च करवाया था। हरियाणा प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन ऑफ वाटर का जो निर्णय है उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो आएगा हरियाणा प्रदेश अपना पानी का शेयर लेगी। तो कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला इसी बात पर जो लगातार सालों साल से कही गई कि हम अपने हक का पानी लेकर रहेंगे और इंतजार है। हिमाचल में जयराम सरकार में 1 साल बाद कैबिनेट विस्तार हो गया। राजभवन में 11:15 पर 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली। कांगड़ा के नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया, सिरमौर के पांवटा साहिब से सुखराम चौधरी और घुमारवी से राजेंद्र गर्ग ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित सादे समारोह में सबसे पहले पांवटा से विधायक सुखराम चौधरी ने शपथ ली। उन्होंने हिंदी में शपथ ली। इसके बाद नूरपुर से राकेश पठानिया ने अंग्रेजी में शपथ ली। आखिर में बिलासपुर के घुमारवी से विधायक राजेंद्र गर्ग ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्होंने हिंदी में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह करीब 15 मिनट तक चला। अभी किसी भी नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। सभी प्रकार के बहुत लंबे समय से बहुत लोग बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि आज विराम है और अच्छा संतुलित मंत्रिमंडल हमारे पास है। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और प्रदेश के विकास हमारी प्राथमिकता है, प्रदेश का हित हमारी प्राथमिकता है और 2022 में फिर आप देखेंगे आप और हम सब लोग यही होंगे, फिर भाजपा की सरकार बनेगी। हिमाचल में बीते 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। धर्मशाला शाहपुर के बीच गड़प्पा नाले में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आई। नाले के किनारे बसने वाले लोगों को काफी नुकसान हुआ तो कई जगह भारी बरसात से सड़कें भी तबाह हो गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 2 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप सीधे उधर हरियाणा और पंजाब में कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। करनाल, गोहाना, दादरी, संगरूर की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ा। तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। पानी निकासी न होने के कारण जगह जगह पानी जमा हुआ, जिसके कारण हर आम राहगीर को पानी से गुजरकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करनाल, गोहाना, दादरी, संगरूर से ये तस्वीरें आपके सामने। शिमला में एक बार फिर से तेंदुआ दिखा। रामनगर इलाके में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई। रात 11:30 बजे के करीब तेंदुआ रिहायशी इलाके में दिखने के बाद लोगों में डर का माहौल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के बाहर तेंदुआ घूमता नजर आ रहा है। काफी देर तक वो घर के बाहर बैठा रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बारे में वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की ओर से यहां पिंजरा लाया गया ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। रुक कर रहे हैं शिमला का। संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ। रेशमा, शिमला में एक मर्तबा फिर से तेंदुआ दिखाई दिया, क्या वन विभाग की तरफ से इसे पकड़ा गया या फिर ये यहां से खुद ही लौट गया? राज, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जो घटना है, ये 28 तारीख को रात को 11:30 बजे की ये घटना है, जब रामनगर में इस तरह से जो तेंदुआ है, वो रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोग रहते, घर के बाहर ही जिस तरह से ये तेंदुआ है जो जा रहा था, वहां पर देखा गया। लोग काफी दहशत में थे और वन विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी और आज वहां पर जो केज है, पिंजरा लगा दिया गया था तेंदुए को पकड़ने को लेकर। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई जो सूचना है अभी नहीं आई कि इसे पकड़ा गया है या फिर नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है कि क्षेत्र में पहली बार इस तरह का जो
तेंदुआ है वो देखा गया है। इससे पहले भी एक मादा तेंदुआ और एक शावक जो ये इलाका है यहाँ पर देखे गए हैं। और पिछले बार भी जब स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायत की गई कि इस तरह से काफी डर का एक माहौल यहाँ पर तेंदुओं को आने के बाद से हो रहा है, उस वक्त भी पिंजरा लगाया गया था, लेकिन पकड़ा अभी तक इसे नहीं गया है। बार बार इस तरह की जो घटनाएं यहाँ पर हो रही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसके आसपास का जो इलाका है वहां पर जो जंगल है, इस वजह से जो तेंदुए है वहां पर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और जो पालतू जानवर होते हैं, चाहे कुत्तों की बात करें, 1-2 बार शिकार भी वहां पर किया गया है, जिसकी वजह से लोग काफी डर रहे हैं। लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से, वन विभाग की तरफ से जो तेंदुए उन्हें अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा गया है। जी राज, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि घर के बाहर तेंदुआ दिखा और बहुत क्लियरली साफ साफ इस तेंदुए को आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई है। अमृतसर में दुकानदार से सरेआम मारपीट की गई। साथ लगती दुकान के मालिक ने पिटाई की। आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना की तस्वीरें और अमृतसर के हॉल बाजार की यह घटना बताई जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि अमृतसर में दुकानदार से सरेआम मारपीट हुई। साथ लगती दुकान के मालिक ने ही इस पिटाई की घटना को अंजाम दिया। आपसी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। ये आप देख लीजिए तस्वीरें कि कैसे एक दूसरे पर हमला किया गया और इस ओर से उस ओर से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। बीच बचाव करते हुए भी कुछ लोग यहां पर नजर आए, लेकिन किसी पर कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सब के सब एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अमृतसर से संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्यों ये पूरी की पूरी लड़ाई हुई, मारपीट हुई, क्या वजह और क्या मामला दर्ज हुआ? जी बिल्कुल राज, मैं बताना चाहूंगा कि ये अमृतसर के हॉल बाजार की घटना है, जहां पे मोबाइलों की ज्यादा दुकानें हैं और छोटी छोटी दुकानों को की काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया ये कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि जिस दुकानदार की ये मारी पिटाई की जा रही है, उस दुकानदार के बाहर लगे बाइकें आम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, दूसरे दुकानदारों के लिए भी समस्या थी। वो हमेशा यही बोलते थे कि ये जो उनके दुकान के बाहर ग्राहकों की बाइकें लगी रहती हैं, उसकी वजह से सारा रास्ता रुक जाता है। और दूसरी बड़ी बात जो कि इस दुकानदार के साथ मारपीट की जा रही है, वो दुकानदार मोबाइल के जो एक्सेसरी है वो बाकी दुकानदारों से बहुत सस्ती बेचता था, जिस वजह से किसी दुकानदार इससे खफा थे। और लगभग 6-7 दुकानदारों ने हमला किया है उस दुकान के ऊपर और सरेआम मारपिटाई की गई है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुन ली है और आगे अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है और कहा जा रहा है कि जो भी इसमें आरोपी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपसी रंजिश के कारण आप कह सकते हैं कि एक दूसरे पर ये हमला और ये तस्वीरें सामने आई है और पुलिस के पास भी मामला पहुंच चुका है। दिल्ली में डीजल के दाम में बड़ी कटौती हुई है। जी हां, दिल्ली में 8 रुपए 36 पैसे डीजल सस्ता हुआ। वैट की दरों में 13% से ज्यादा की कटौती की गई। 30% से घटाकर 16.75% वैट की दर की गई। 82 रुपए से घटकर 73.64 रुपए डीजल हुआ। दिल्ली में पेट्रोल से महंगा बिक रहा डीजल। जून में 16 से 30% किया गया था वैट। तो दिल्ली में डीजल के दाम में कमी की गई है और दिल्ली में 8 रुपए 36 पैसे डीजल सस्ता किया गया। वैट की दरों में 13% से ज्यादा की कटौती हुई। 30% से घटाकर 16.75% वैट की दर की गई। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे। तो जो डीजल कल 82 रुपए का मिल रहा था, वो डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे का मिलेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज से बहुत सारे
व्यापारियों से, लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज़्यादा रेट की वजह से सबको तकलीफ हो रही है, लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है, व्यापारियों को तकलीफ है, इंडस्ट्री को तकलीफ है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक पुश देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। डीजल पे लगने वाले वैट को घटा दिया गया है। अब तक 30% का वैट लगाया जाता था, अब उसे घटाकर 16.75 कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली में अब तक डीजल 82 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, अब वही डीजल 73.64 पैसे में मिलेगा। तो वैट में कमी तो की गई है और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार है और लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए वैट में कटौती की गई है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के बीच लगातार जो डीजल के दाम हैं वो बढ़ रहे थे, तो उस पर लगने वाले वैट में कमी कर दी गई है। सीधे सीधे अगर हम पैसे के तौर पर देखें तो 8 रुपए 36 पैसे की कटौती यहाँ पर की गई है। 82 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला डीजल जो है वो अब 73 रुपए 64 पैसे में मिलेगा। तो ये राहत की खबर है। अगर आप यहाँ देखें तो डीजल भरवाने वाली गाड़ियाँ नजर ही नहीं आ रही या फिर एक आध गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। इसके साथ पेट्रोल की गाड़ियां जरूर देखी जा सकती हैं और जो सीएनजी की गाड़ियां हैं वो भी देखी जा सकती हैं। तो अब जिस तरीके से वैट घटाया गया है डीजल पर, तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों के लिए राहत की बात होगी। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल और कॉलेजेस को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। साथ ही साथ सिनेमाघरों को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया। वहीं जिम और योगा को 5 अगस्त से खोलने पर अनुमति दी गई। अनुमति मिलते ही जिम संचालकों ने तैयारी शुरू कर दी है। 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोगा, भटिंडा, सिरसा और दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां जिम संचालकों ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। तो ये 4 तस्वीरें आपने देखी जिम संचालकों की, जो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए। वहीं देवभूमि हिमाचल को हादसों का प्रदेश अगर कहा जाए तो गलत नहीं, और इस साल इस छवि में थोड़ा सुधार हुआ। लॉकडाउन के चलते हादसों में कमी जरूर आई, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अब भी परेशान करने वाला है। सड़क हादसे पर न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के दौरान देश के बाकी राज्यों की तरह हिमाचल में भी लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया। लॉकडाउन के वक्त आवाजाही सीमित रही और ज्यादातर गाड़ियों के पहिए थमे रहे। लॉकडाउन के 3 महीनों में सड़क हादसे कम हुए, लेकिन इस साल के शुरुआती 6 महीनों में हुई दुर्घटनाओं को लेकर हिमाचल पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए वो परेशान करने वाले हैं। साल के शुरुआती 6 महीनों में काफी मौतें हुई। हर 24 घंटे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस अवधि में कुल 856 सड़क हादसे सामने आए। 1 जनवरी से 30 जून तक 308 लोगों ने दम तोड़ा। 1272 लोग घायल हुए, कई लोग अपाहिज भी हुए। जिला शिमला में सबसे ज्यादा 155 हादसे हुए। मंडी में 115, सिरमौर में 77, सोलन में 47, बिलासपुर में 45, नालागढ़ में 64, कुल्लू में 52, हमीरपुर में 38 हादसे हुए। चंबा में 33, किन्नौर में 8 और लाहौल स्पीति जिले में 4 हादसे हुए। जहाँ तक एक्सीडेंट्स का सवाल है, तो जैसे कि हमारे हिमाचल में इंटर स्टेट बैरियर्स पे हमारे नाके थे और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाज भी थे जिस टाइम हमारा लॉकडाउन चल रहा था। तो उस समय गाड़ियों की कम मूवमेंट के साथ साथ नाके के होने की वजह से भी एक्सीडेंट में रिडक्शन आई। पिछले 4 सालों के हादसों की बात करें तो ये साल थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी वजह कोरोना संकट है। 2019 में कुल 2897 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1199 लोग काल के गाल में समा गए और 4737 घायल हुए। 2018 में 3119 हादसों में 1168 लोगों की जान गई और 5444 चोटिल हुए। 2017 में भी कुल 3119 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1176 लोग मौत का शिकार हुए और घायलों की संख्या 5338 रही। साल 2016 की बात करें तो कुल 3156 हादसों में 1163 लोगों की मौत हुई और 5587 लोग घायल हुए।
इन 4 सालों का औसत देखें तो हर साल 1150 से ज्यादा लोगों की जान गई और हर साल करीब 5000 लोग घायल हुए। पुलिस लोगों को एहतियात से गाड़ी चलाने की सलाह दे रही है। अब तक देखा जाए तो नशा और तेज रफ्तार इसकी बड़ी वजह रही। लॉकडाउन के दौरान जो हादसे हुए उनमें ओवर स्पीड मुख्य वजह। जो एक्सीडेंट्स हमारे ज़्यादा हुए हैं वो हमारे दोनों ही रीजन्स में ऑलमोस्ट बराबर हैं, लेकिन जो हिली एरियाज़ में एक्सीडेंट्स हुए हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से कुछ हुए हैं। एनएच पर हमारे रूटीन के नाकाज जैसे लगे हुए थे तो उस वजह से गाड़ियों की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी। देवभूमि में हर साल होने वाले हादसों के आंकड़ों से यही कहा जा सकता है कि हिमाचल में सड़क दुर्घटना एक महामारी है। कोरोना की तरह इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ना जरूरी है। भले ही लॉकडाउन के चलते सड़क हादसों में कमी आई है, लेकिन ये आंकड़े अब भी बता रहे हैं कि जितना खतरनाक ये कोरोना वायरस है उतना ही खतरा सड़क हादसों से है। लोगों की जानें जो है जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए और सड़क हादसों से निपटने के लिए, ये हादसे कम करने के लिए एक ही फिलहाल जो है उपचार है वो है सावधानी। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं